जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी के पूर्व के प्रश्न पत्रों का कि इसका व्याख्या कैसे किया जाएगा, और उसमें भी साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि का जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र संख्या द्वितीय जो है सन 2009 का, उसका हम चर्चा कर रहे थे और आज गतांक से आगे का चर्चा किया जाएगा। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं, तो ताकि इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, लोगों को भी शेयर करें। एक बात और है, मैं भी रीड कर रहा हूं कि सब्सक्राइबर तो मेरे लगभग 565 हैं, लेकिन जो वीडियो के रेगुलर देखने वाले लोग हैं वो लगभग संख्या उनकी 100 की ही है। तो एक चीज़ होता क्या है कि इसमें कुछ लोग तो तुरंत अट्रैक्ट होके आते हैं, जुड़ते हैं, उनको लगता है कि ये तो बेकार में आवाट बाउंड जय श्री राम हर हर महादेव कह के कहानी बतिया रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यदि आप रेगुलर देखते हैं तो आपको उस चीज़ का ज्ञान होता है या एक लेवल आपका डेवलप होता है जिस चीज़ के लिए आप प्रयासरत रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं भी व्याख्या कर रहा हूँ तो ऐसे ही कुछ उल जुलूल व्याख्या कर दे रहा हूँ। आप उस चीज़ को, क्वेश्चन को पकड़िए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसका क्या आंसर मैं बता रहा हूँ, और उसका कंपेयर करके आप जब बेयर एक्ट से और कमेंट्री से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से होना चाहिए। तो आप लोग बने रहें, और मैं ये मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि यदि आप सब्सक्राइबर हैं तो कंटिन्यू इसको देखिए और तभी आपको इसको लाभ भी मिलेगा। क्योंकि केवल सब्सक्राइब कर देने से और एक ये मेंटालिटी बना लेने से कि जब हमको ज़रूरत होगा तब देख लेंगे तो उस समय देखा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो HJS का क्वेश्चन हो या लोअर डिवीज़न का क्वेश्चन हो, है तो वो प्रोसीजर का ही, सब्सटेंटिव लॉ का ही, तो फ़ायदा तो सबके लिए करेगा। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं कि सेक्शन जो पूछा जा रहा है जुडिशरी में तो वो कुछ दूसरा आंसर हो जाएगा, लोअर डिवीज़न में दूसरा आंसर हो जाएगा। आंसर सबका एक ही होगा, क्वेश्चन का पैटर्न भले अलग हो सकता है। बहरहाल हम आते हैं विषय पर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5A पे थे। ये कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन प्रस्तुत की गई पुलिस रिपोर्ट के संबंध में मजिस्ट्रेट को क्या शक्ति है, क्या मजिस्ट्रेट रिपोर्ट से असहमत होने के लिए सक्षम है, निर्णय विधियों के से दृष्टांत दीजिए। अब देखिए, इसमें पावर की बात कर रहा है कि क्या कर सकता है। तो न्यायालय के सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो 173 का जब पुलिस रिपोर्ट आता है तो उसको एक्सेप्ट करके धारा 190 के तहत जो है संज्ञान ले लें। दूसरा ये कह रहा है कि उसको रिजेक्ट कर दे, यानी कि उसको लगता है कि मामला नहीं बन रहा है तो वहीं पे वो रिजेक्ट कर दे। या तीसरा ऑप्शन ये रहता है कि वो धारा 156(3) के तहत आगे कोई कह दे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन फिर से करके आप दीजिए। अब यहाँ 156(3) का वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि 202 का वर्णन देखिए, जब एक केस आया था सन 2015 में है, बाबा रामदेव फूड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य, उसमें कंप्लेंट की बात कही गई थी कि यदि कोई कंप्लेंट मामला है और भले ही वो 173 के तहत रिपोर्ट उसमें आई है, फिर भी यदि मजिस्ट्रेट को लगता है तो 202 के तहत वो या तो स्वयं जांच कर सकता है या उसका इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। यहाँ क्या है कि पुलिस रिपोर्ट संस्थित हो गई है, कंप्लेंट नहीं है। तो कंप्लेंट की स्थिति में अब क्या है, तो वही 156(3) का जो एक ऑप्शन दिखता है उसी ऑप्शन के तहत ये फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आदेश कर सकता है। अब इसमें देखिए कुछ केसेज हैं, इसमें बताए गए हैं कि क्या कर सकता है। तो सबसे पहले तो सन 2000 का है, संजय बंसल तथा अन्य बनाम ज्वारजला वत्स AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इसमें 3 बातें कही गई हैं। कहा गया है कि यदि रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने अपराध किया है तो मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान करते हुए अगली कार्रवाई करेगा। दूसरा कहा गया कि यदि रिपोर्ट के अनुसार आरोपी अपराधी है लेकिन मजिस्ट्रेट को तथ्यों के आधार पर ऐसा लगता है तो रिपोर्ट से असहमति दर्शाते हुए प्रकरण को समाप्त कर सकता है। तीसरा कह रहा है कि वह धारा 156(3) के अधीन पुलिस को मामले में और आगे अन्वेषण करने हेतु निर्देशित कर सकता है। साथ में एक प्रोविजो भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, कह रहा है कि यदि मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान करना आवश्यक नहीं समझता तो ऐसा कर सकेगा, परंतु वह इस हेतु पुलिस को अपनी अंतिम रिपोर्ट में परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा।
मामले को समाप्त करने के पूर्व मजिस्ट्रेट को इसकी पूर्व सूचना शिकायतकर्ता को दी जानी आवश्यक है ताकि वो अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। ये देखिए इतना बढ़िया केस है और इस केस में सब कुछ क्लियर कट कर दिया गया ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। मजिस्ट्रेट का विवेकाधीन पावर है, भाई मामला नहीं बनता है तो वो उसको समाप्त कर सकता है, लेकिन अगर जो समाप्त कर रहा है तो जिस व्यक्ति ने शिकायत किया उसको अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि उसके साथ अन्याय न हो जाए, उसका जो न्यायालय के प्रति विश्वास बना हुआ है वो बना रहे। या यदि लगता है कि अपोज करने पर वो व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर रहा है तो हो सकता है आदेश दे दिया जाए कि आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उसमें कुछ मामला होगा। मतलब कुल मिला के ये बाध्य नहीं है न्यायालय। इसके अलावा आप चाहें तो संपत सिंह बनाम हरियाणा राज्य का मामला दे सकते हैं इसमें, और एक सन 2003 का मामला है भारत संघ बनाम पी हिंदुजा बोफोर्स प्रकरण का है 2003 का, इसको आप चाहें तो दे सकते हैं। इसमें एक बात कही गई थी कि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं है, वह यदि इस बात का बोध करता है कि अन्वेषण के दरमियान जिस साक्ष्य और सामग्री का संग्रह किया गया है वह अभियुक्त के अभियोजन को न्यायोन्मुद्य बनाता है तो वह अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है और अपराध का संज्ञान ग्रहण कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो इसका यह कार्य अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। मजिस्ट्रेट ऐसा उन शक्तियों के प्रयोग में भी कर सकता है जो धारा 190 में उल्लिखित हैं। इस केस के अलावा आप चाहें तो आरुषि हत्याकांड का जो मामला बहुत चर्चित मामला रहा उसका भी आप दे सकते हैं, उसमें भी बाद में इन्वेस्टिगेशन चालू किया गया। तो ये इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर पूर्ण किया जा सकता है। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नंबर का जो बी है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, ये कह रहा है कि सुसंगत प्रावधानों एवं निर्णय विधियों की सहायता से मजिस्ट्रेट की उद्घोषणा एवं कुर्की जारी करने की शक्ति, इसकी सीमा विस्तार क्षेत्र तथा परिसीमाओं की व्याख्या कीजिए। तो ये सीधे सीधे धारा 82 और 83 को रिलेट करके क्वेश्चन बन रहा है दंड प्रक्रिया संहिता से, और उसी का उल्लेख भी करना है, क्योंकि अगर जो आप देने लगेंगे तो 82 से लेकर के 86 तक के जो सेक्शन है उसको आप वर्णन करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें यही दिखाना है कि 82 में किन परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है और 83 में किन परिस्थितियों में उसका प्रयोग किया जाता है। तो उन सब चीज़ों की बात को देखने से पहले आप ये भी बता देंगे कि यहाँ जो बात कही गई है ज़रूरी नहीं है कि वो अभियुक्त हो, वो साक्षी भी हो सकता है। जो व्यक्ति समन या वारंट से बचने के लिए या तो वो मैंने उसका निष्पादन को असफल करने के लिए फरार हो गया है या वो फरार अपने आप को छिपाए हुए है, अगर जो ऐसी कंडीशन बन रही है तो चाहे वो अभियुक्त हो चाहे वो कोई विटनेस हो, दोनों की ये बात यहाँ है। यहाँ कोई ये बात नहीं कहा गया है कि अभियुक्त, यहाँ यही कहा गया कि जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है वो अपने आप को उसको वारंट के निष्फल करने के लिए यदि अपने आप को छिपा रहा है या भाग गया है अपना उस न्यायालय के एरिया से छोड़ करके एरिया, या अपने आप को छिपा लिया है, तो फिर धारा 82 का प्रयोग किया जाएगा और धारा 83 का प्रयोग किया जाएगा। धारा 82 में यही है कि कोई ऐसी उद्घोषणा जारी की जाएगी जो कि 30 दिन के से कम का नहीं होगा, यानी कि 30 दिन पश्चात का होगा, उस पश्चात की तिथि पर ही उस व्यक्ति को हाजिर होना होगा। इसमें प्रक्रिया भी बताया गया है कि किस तरीके से उस उद्घोषणा को जारी किया जाएगा। तो ये बताया गया है कि कहीं भी उस नगर के सहस्राधिश भाग पे चस्पा कर दिया जाएगा, या जहां वो निवास करता है उसके निवास स्थान पर चस्पा कर दिया जाएगा, या न्यायालय के सहस्राधिश भाग पे चस्पा कर दिया जाएगा, या कोई जो है उस एरिया में दैनिक जो समाचार पत्र हैं उसमें भी गजट किया जा सकता है। इस तरीके से उद्घोषणा जारी करके उस व्यक्ति को इस बात का संज्ञान दिलाया जाएगा कि भैया आप 30 दिन के बाद का जो समय सीमा दिया गया उसमें नहीं आते हो तो तुम्हारे खिलाफ जो है अब कुर्की होगी। अब धारा 83 में क्या कहा गया है कि यदि शपथ पत्र पर इस बात का न्यायालय को संतुष्ट करा दिया जाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ उद्घोषणा जारी किया गया है या तो वो व्यक्ति फरार हो गया है या अपनी संपत्ति का बयान करने वाला है, पूरी संपत्ति को हटा लिया है बचने के लिए, तो वो तुरंत उसके संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। या तो उद्घोषणा जारी करने के पश्चात या इस तरीके का शपथ पत्र पे यदि बात बता दी जाती है न्यायालय को तो उद्घोषणा के साथ साथ ही कुर्की का भी वारंट जारी कर दिया जाएगा। और इन दोनों का पर्पज यही कि उस व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर करना। यहाँ कुर्की का कहीं भी प्रयोग दंडात्मक के रूप में नहीं किया जा रहा है या उद्घोषणा का प्रयोग दंडात्मक स्वरूप में नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ एकमात्र उसको प्रोसेस जारी किया जाता है ताकि वो उसको कंपेल किया जा सके न्यायालय में उपस्थित होने के लिए। अब इसमें जो केस लॉ है इसको आप चाहें तो दे सकते हैं सुखदेव सिंह
सोधी बनाम पेप्सू न्यायालय का मामला है। दूसरा इसमें श्रीमती बीजी पेटरसन बनाम ओपी फोरबेस AIR 1963 का मामला है। और बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला AR 1982 का है, इसमें भी चाहें तो दे सकते हैं केस। और एक केस और है हामिद खान बनाम स्टेट AIR 1957 का है। हालांकि ये कोई बहुत रिलेवेंट नहीं है, धारा 84 और 85 से रिलेट करके ये आपका केस ला है, तो नहीं भी देंगे तो चलेगा। लेकिन यदि धारा 82 और धारा 83 का आप व्याख्या कर देते हैं, जैसे 83 में है कि उसका अटैचमेंट कैसे होगा, तो उसमें दो तरीके की बात कही गई, एक चल संपत्ति के बारे में, एक अचल संपत्ति के बारे में है। तो जो चल संपत्ति के बारे में है वो कह रहा है उसको कि धारा 83(3) में कि अभिग्रहण द्वारा होगा या रिश्वर की नियुक्ति द्वारा होगा या उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति को सौंप करके कि उसका किराया जो है वसूले या उस संपत्ति का प्रदान करके कि प्रतिषेध के रूप में कि किसी को वो संपत्ति न दे, इस तरीके का या इनमें से दो या किसी एक तरीके से कुर्की की जा सकती है। दूसरा अचल संपत्ति के बारे में कह रहा है कि यदि वो भू राजस्व से संबंधित है जिसका देय होता है तब उसमें कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। अन्य सभी दशाओं में कब्जा लेकर के रिश्वर की नियुक्ति करके या वही जो उद्घोषित व्यक्ति को ही सौंप करके और इस बात का प्रतिषेध करते हुए कि किसी व्यक्ति को संपत्ति न सौंपे। तो इस तरीके से कुर्की का जो मोड है किस तरीके से किया जाएगा, इस तरीके से 84-85 में बताए गए हैं कि ऐसे व्यक्ति का कोई संपत्ति कुर्क हो जाता है 84 में जो व्यक्ति उसमें अभियुक्त नहीं है, और 85 में बताया गया जो व्यक्ति अभियुक्त है उसकी संपत्ति कुर्क की जाती है तो किस प्रकार से ऑब्जेक्शन होगा। तो हालांकि ये रिलेवेंट नहीं है, इस पर हमने वीडियो भी बनाया है, आप लोग देख सकते हैं CRPC के सेशन में हमारे, लेकिन ये रिलेवेंट नहीं है। यहाँ सिर्फ रिलेवेंट दो ही धारा है, धारा 82 और 83, उसका उल्लेख करके इसका क्वेश्चन का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 6 देख लें। इसमें कह रहा है किस प्रकरण पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन है। इसी में कह रहा है कि धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता एवं धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन न्यायालय को शक्तियों के बीच क्या अंतर है। तो पहला क्वेश्चन तो धारा 319 को सीधे सीधे डायरेक्ट रिलेट करके क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका प्रयोग कब किया जाएगा, तो पूरा का पूरा उसका व्याख्या कर दीजिए जो बेयर लैंग्वेज में है। दूसरा ये 311 से अंतर स्थापित करने की बात कर रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल सा इसमें अंतर है, प्रक्रिया तो दोनों न्यायालय के द्वारा ही अपनाए जा रहे हैं और ये उस दौरान अपनाया जा रहा है जैसे ये जो चार्ज फ्रेम होने की बात कह रहा है कि चार्ज फ्रेम होने के पश्चात कभी भी जब न्यायालय को प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति को भी उस अभियुक्त के साथ में ट्रायल करना चाहिए जिसका इसमें नाम नहीं आया, यानी कि जो चार्जशीट आई है उसमें नाम नहीं आया है उस व्यक्ति का, या जो इसका चार्ज बना है जिसके विरुद्ध चार्ज फ्रेम किया गया है उसके विरुद्ध उसमें उस चार्ज फ्रेम में उसका नाम नहीं आया, लेकिन जो साक्ष्य प्रस्तुत है पत्रावली पे है उसके आधार पर यदि मामला बन रहा है तो उसको तलब किया जा सकता है। यदि वो न्यायालय में हाजिर है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और जैसा भी समन या वारंट है तो उसको वारंट जारी किया जाएगा, समन जारी किया जाएगा। और पुनः मामले को या तो लगता है कि सुनवाई करना चाहिए तो फिर से उन साक्ष्यों को तलब किया जाएगा, फिर से सुनवाई होगा, या उनको बिना तलब किए आगे प्रोसीडिंग चालू की जाएगी, मतलब जहाँ से रोका गया उसी से फिर आगे होगा। क्योंकि इनको ऐड करने का मतलब होता है कि वो सीधे जो धारा 90 में संज्ञान लिया गया है ये मूल संज्ञान में जुड़ जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति धारा 319 के तहत जुड़ता है तो ऐसा नहीं कि उसके लिए उस डेट से संज्ञान माना जाएगा, वो सीधे मूलवाद में जिस दिन धारा 190 में संज्ञान लिया गया मजिस्ट्रेट द्वारा उस दिन से उस व्यक्ति का नाम जुड़ जाता है। जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता में ना कि कोई प्लेंट अमेंडमेंट किया जाता है तो उस दिन से जुड़ा जाता है जिस दिन से आपने वाद दाखिल किया, मान लिया जाता है कि आपका प्लेंट का ही भाग है। उसी तरीके से ये क्रिमिनल प्रोसीजर में है कि 319 की प्रक्रिया जो अपनाई जाती है तो किसी अभियुक्त को एक्यूज्ड बनाया जा रहा है तो उस दिन से माना जाता है जिस दिन से 190 का संज्ञान लिया गया है। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसमें एक केस हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला है 2014 का, उसका आप चाहें तो उल्लेख कर सकते हैं। अंतर की बात है तो आप अंतर ये गिनाएंगे कि यहाँ पे इसको अभियुक्त बनाने की बात कही गई है, धारा 311 में साक्षियों को तलब करने की बात कही गई, या तो जो ऐसा व्यक्ति उपस्थित है
उस न्यायालय में उसी का परीक्षा करने की शक्ति है न्यायालय को, या जो नहीं है पूर्व में परीक्षा किया जा चुका है उसको अगर जो लगता है कि उसका बुलाया जाना जरूरी है, किसी नए अभियुक्त किसी साक्षी को बुलाया जाना जरूरी है तो उसको तलब कर सकता है। तो 311 में साक्षियों को तलब करने की बात कही गई है, यहाँ सीधे क्या है अभियुक्त को तलब करने की बात कही गई 319 में, जो उसमें प्रतीत होता है लेकिन उसको शुरू में अभियुक्त नहीं बनाया गया है। अब एक जो मेन इसमें अंतर है वो बहुत ही टेक्निकल अंतर है, उसका देना बहुत ज़रूरी है। जैसे धारा 311 के अंतर्गत न्यायालय जांच, विचारण एवं अन्य कार्रवाई के किसी प्रक्रम में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन जो धारा 319 में दिया गया है वो सिर्फ जांच और विचारण के ही प्रक्रम पर कर सकता है और किसी अन्य कार्रवाई में नहीं कर सकता। यानी कि अन्य कार्रवाई में कोई भी हो सकता है स्टेज, वो इन्वेस्टिगेशन का भी स्टेज हो सकता है, कोई और भी स्टेज हो सकता है, चार्ज फ्रेम होने के पहले का भी स्टेज हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, ये कह रहा है कि जांच एवं विचारण के स्टेज, यानी कि ये जो चार्ज फ्रेम हो जाते हैं उसी के स्टेज में ही इसको प्रयोग किया जा सकता है। तो ये एकदम टेक्निकल ये अंतर है, इसको आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। इस प्रकार से इसका आंसर ये पूर्ण किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7A देख लिया जाए। इसमें कह रहा है कि अभिभावक सौदाबाजी क्या है, इसकी स्वीकृति के लिए आवश्यक अपेक्षाएं क्या हैं। एक व्यक्ति मदन गोपाल यह परिवाद दर्ज करता है कि उसकी पत्नी गंगा देवी को उसके प्रति असतित्व के लांछन द्वारा अपमानित किया गया था। क्या गंगा देवी विधितः मदन गोपाल की सम्मति या इच्छाओं के विरुद्ध अपराध का परिशमन कर सकती है। तो अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनाए गए हैं। एक तो सौदा अभिवाद की बात कही गई है और दूसरा कहा गया है कि किसी महिला के पति द्वारा परिवाद किया गया है कि उसके पत्नी के ऊपर लांछन लगाया गया है। तो पहले का जो उत्तर है वो सीधे सीधे धारा 265A से लेकर के 265L तक में जो दिए गए हैं, 21A जो एक नया अमेंडमेंट करके सन 2009 में जोड़ा गया सौदा अभिवाद के रूप में, 2006 में जोड़ा गया, तो उसको आप चाहें तो इसका वर्णन करें। हमने इस विषय पे CRPC का जो मेरा वीडियो है आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत बृहत स्तर पे हमने इसको एक्सप्लेन किया है और इसमें आपको मेन जो उसका निचोड़ है उसको ज़रूर आप लोग लिखें, जैसे कि किन मामलों में लागू होगा, किन मामलों में नहीं लागू होगा, किसके विरुद्ध लागू होगा, किस तरह के अपराध में लागू होगा। तो हमने बहुत बृहद चर्चा किया है, आप लोग उसको वीडियो जरूर देखिएगा, उसका चर्चा कर लीजिए। अब आता है दूसरा पैरा इसमें कि क्या मदन गोपाल ने परिवाद दाखिल किया है तो उसको विड्रॉल कर सकता है उस कि क्या उसकी पत्नी उसके बिना जो है सहमति के विड्रॉल कर सकती है उस मामले को। तो इससे रिलेवेंट धारा 320 है। जब हम धारा 320 को पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट दिया गया है कि मुकदमा कोई भी दाखिल किया हो, परिवाद कोई भी दाखिल किया हो, लेकिन जो उसका कॉलम आप पढ़ेंगे उसमें जो व्यक्ति पीड़ित होता है वही व्यक्ति उसको परिवाद को वापस ले सकता है। तो यहाँ पीड़ित कौन है, यहाँ गंगा देवी है। गंगा देवी उसकी मेन पक्षकार हुई, पीड़ित पक्षकार हुई। तो गंगा देवी को ये पावर है कि वो बिना किसी के सहमति के उस मामले को विड्रॉल कर सकती है। तो इसका आंसर इस तरीके से आप दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही है कि क्या गंगा देवी उसको उसमें बिना अपने पति के सहमति के, मदन गोपाल के सहमति से क्या उस मामले को वापस ले सकती हैं। तो इसका आंसर होगा जी हाँ, ले सकती हैं, क्योंकि धारा 320 में उस व्यक्ति की बात कही गई है जो पीड़ित है, और पीड़ित यहाँ गंगा देवी है, क्योंकि गंगा देवी के खिलाफ ये बनाया गया है कि लांछन लगाया गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7B पे। ये कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन इसका मेन समझने का है, अगर जो आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एसजीएस का एक सबसे बड़ा खासियत ये है, खासकर उत्तर प्रदेश एसजीएस में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल बना रहा है, आंसर क्रिटिकल नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से घुमा कर दे रहा है कि आपको समझने में दिक्कत होगा, जब समझने में दिक्कत होगा तो आप आंसर दे नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आंसर आसानी से दे देंगे, क्योंकि ये कहीं से उड़ के कोई क्वेश्चन नहीं बना रहे, सिर्फ प्रोसीजर से, सब्सटेंटिव लॉ से जो भी है बस उससे रिलेट करके ही क्वेश्चन, बस क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। अब 7B है क्वेश्चन। एक अभियुक्त जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जाता है एवं वह जमानत पर निर्मुक्त किया गया है। विचारण के दौरान वह फरार हो जाता है और उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए जाते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तथा उसे न्यायालय के समक्ष पेश करती है।
प्रतिरक्षा अधिवक्ता द्वारा धारा 436(1) दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जमानत पर उसकी निर्मुक्ति के लिए अभिभाग करता है, जो यह उपबंध करती है कि जमानती अपराध का अभियुक्त जमानत पर नियुक्त किया जाएगा। क्या ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय उसे जमानत पर नियुक्त करने से इनकार कर सकता है? संक्षेप में कारण दीजिए। देखिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो आप धारा 436 का वर्णन कर दें कि उसमें क्या कहा गया है। जमानती अपराध एक साधिकार होता है, किसी भी व्यक्ति को जमानत पाने का, न्यायालय से वो जमानत पा सकता है। इस केस में भी उसको साधिकार जमानत दिया गया है। अब गलती उससे हुई है, उसने उस जमानत को फाल्ट किया है, यानी कि जो उसमें शर्तें दी गई हैं उस शर्तों का उल्लंघन किया है। अब जब शर्तों का उल्लंघन कर देता है तो भले ही जमानती अपराध हो, इसी धारा 437 के 1 के प्रोविजो में जो बात कही गई है और धारा 436 के ही उपधारा 2 में जो बात कही गई है, यहाँ पे ये लाई करेगा और न्यायालय को ये विवेकाधिकार है कि उसके आगे की जमानत को रद्द कर दे और इस बात को ये कारण अभिलिखित करे कि इसने जमानत के जो शर्तों का है उसने उल्लंघन किया है, इसलिए भले ही जमानती अपराध है, इसको जमानत पर अब रिहा नहीं किया जाएगा। तो ये बात देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि प्रोविजो ये कह रहा है कि परंतु यह कि इस धारा की कोई बात धारा 116(3) एवं धारा 464(a) को प्रभावित नहीं करेगा, सॉरी 444(a) को प्रभावित नहीं करेगा। जब कोई व्यक्ति हाजिरी के वनपत्र के शर्तों के अनुपालन में विफल रहता है और किसी पश्चातवर्ती अवसर पर न्यायालय के समक्ष हाजिर है या लाया जाता है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने से इनकार कर सकता है। ये उपधारा 2 में कहा गया है और उपधारा 2 के आधार पर इसको जमानत से इनकार किया जा सकता है। इसका आंसर आप दे करके संक्षेप में इसका आंसर दे सकते हैं, जो क्वेश्चन का ये प्रावधान है। और बाकी के क्वेश्चन, जैसे अब इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सिविल प्रक्रिया संहिता में यथावर्णित डिक्री की तुष्टि अभिलिखित करने के लिए सुसंगत प्रावधानों की व्याख्या करिए। तो ये सीधे सीधे धारा 47 से संबंधित है, दंड प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता से। हमने पूर्व के भी वीडियो में इसका चर्चा किया था कि 3 बातों का जो निष्पादन न्यायालय है उसको करने का पावर होता है। एक तुष्टि का, एक जो है क्या नाम है कि उसको उन्मोचन का, और दूसरा क्या नाम है उसको निष्पादन का। तो ये 3 तरीके का उसको पावर होता है। एक निष्पादन करने का पावर होता है, एक तुष्टि करने का पावर होता है और एक उन्मोचन करने का पावर होता है। तो इस तरीके से आप उसका उल्लेख कर सकते हैं। और इसमें चाहें तो आप इसमें प्रतिभा सुंदरी बनाम सरोदा चंदन AR 1935 का मामला है, या चौबे महेंद्र राव बनाम लाल विशंबरनाथ AR 1940 इलाहाबाद का मामला है, इसको दे सकते हैं। और अमीना बी बनाम कुप्पू स्वामी AR 1993 का मामला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे तो आप दे सकते हैं। इसमें कहा गया था कि जहां धन संबंधी डिक्री के निष्पादन में एक तीसरे व्यक्ति की संपत्ति बेच दी जाती है और वह इस बात का दावा करता है कि यह घोषित किया जाए कि ऐसी डिक्री उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं है और संपत्ति कब्जा वापस दिलाया जाए, तो ऐसे प्रश्न का उद्धार धारा 47 के अंतर्गत किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप दे करके इसका आंसर पूरा कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आज यहीं रहने दें। अगले वीडियो में पुनः आगे के गतांग से आगे का मैं चर्चा करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। धन्यवाद।